Good evening, sir. Good evening, Sisti. Okay. ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हेलो 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 हेलो, साउंड आ रही है कि नहीं? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। आ, आ, सर मेरा ये नहीं हो पाया। तुमने ट्राई किया था कि नहीं? हाँ तुम का फिजिक्स पे कम ध्यान तो नहीं दे रहे हो ना? तो मैं फिजिक्स बहुत मुश्किल लग रहा है। वो उसका आइडेंटिफाई करो ना, रीजन आइडेंटिफाई करो ना, क्यों हो गया है। चीजें मुश्किल तभी होती हैं जब आप वो सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हो। अब सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हो तो उसको सॉल्व नहीं कर पाने का रीजन बहुत सारे होते हैं। आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हो तो सॉल्व भी एग्जाम में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो नॉर्मल प्रैक्टिस में, तो फिर उसका रीजन आइडेंटिफाई करो। क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम क्योंकि तुम मुझे डाउट भी नहीं भेज रहे हो, तो इससे मैं सिंपल ये प्रिज्यूम करूंगा कि तुम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हो फिजिक्स के, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट जा रहा है फिजिक्स में। जेई एडवांस में देखो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स, जेई एडवांस पेपर तुम देने वाले हो, एडवांस और ये मेंस देने वाले हो, तो तुम्हें तीनों ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहेगा। किसी में कभी तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा तो तुम फिजिक्स में नहीं आएगा तो तुम्हें, लेकिन फिजिक्स में नहीं आए, किसी को फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है। देखो तुम्ही स्टूडेंट्स के बीच में बात कर लेता हूँ मैं। तुम में से कुछ स्टूडेंट्स को फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जैसे आर्ची को फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, लव्य को ज्यादा इंटरेस्ट आता है ना? तुम लोगों को फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, अब तुम्हें मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम दूसरा सब्जेक्ट नेग्लेक्ट करने लगो। इंटरेस्ट नहीं आता तो तब भी तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व तो करना है ना। अब वो रीजन तो तुम, क्योंकि तुम सॉल्व कर रहे हो या फिर तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें वो रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम, तभी तो तुम उस, तुम्हारे ये एक चैलेंज होता है। लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बचपन से आ रहे हैं तुम्हारे सामने चैलेंज। चैलेंजेस क्या है कि तुम जब चलते हो, सबसे पहले चैलेंज था चलना है कैसे, पैदल पैदल कैसे चलना है खड़े होके, सबसे पहले घुटने कैसे चलना है, तो वो सीखा ना तुमने। अगर चलना ही बंद कर, नॉर्मली देख लो, अगर तुम आज चलना बंद कर दोगे, आने वाले 5-6 साल बाद, 7-8 साल बाद, 10 साल बाद चलना ही भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस तुम नहीं करोगे तो कैसे होगा? ऐसा थोड़ी ना है कि एक चीज में इंटरेस्ट आ रहा है तुम उसी को ही सॉल्व करते जा रहे हो। बताओ मुझे बताओ सही ऑनेस्टली क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम कर क्या रहे हो, प्रॉब्लम फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मैं कर रही हूँ पर आंसर बहुत कम आता है। तो मुझे सेंड क्यों नहीं करते हो और ना मुझसे डाउट भी नहीं पूछते हो तुम?
पर मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, पर फिर हर एक क्वेश्चन देखना पड़ता है, खुद को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वही ना, तुम हर क्वेश्चन सॉल्व देख रहे हो और तुम हर क्वेश्चन देखने के बाद फिर ऐसे कैसे चलेगा? तुम फिजिक्स कर ही नहीं पाओगे क्या एग्जाम में? तुम हर क्वेश्चन ऑनलाइन देख के क्वेश्चन, मैंने तुम्हें ये बताया कि क्वेश्चन का आइडिया देखो, क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन ही मत देखो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि वही क्वेश्चन ऑनलाइन ही देख के हो पा रहा है, वैसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर कैसे करोगे एग्जाम में? कोशिश तो करो। बहुत टाइम हो गया, तुम बार बार देख रहे हो, ऑनलाइन सॉल्यूशन देख रहे हो, लेकिन खुद भी तो ट्राई करो, अपने ब्रेन को भी तो मजबूर करो कि क्वेश्चन देख के कि तुम कौन सा कॉन्सेप्ट। एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है कि तुम क्या अप्लाई करोगे? अब ये लेवल आ चुका है तुम्हारा, हाँ। तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद उसको कॉन्सेप्ट को खुद से अप्लाई करते हो, सॉल्व करते हो। हम्म। तो जब सॉल्व करते हो उसको अप्लाई करने के बाद और तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, तो मुझे सेंड क्यों नहीं करते उसको? ये क्यों नहीं क्रॉस चेक कर रहे हो? मेरे पास तो कोई डाउट नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं क्रॉस चेक कर रहे हो कि जो जिस तरीके से तुम सॉल्व कर रहे हो, जो मेथड अप्लाई कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, उस कॉन्सेप्ट से तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? उसमें क्या मिस्टेक है? अब तुम्हारा उससे तुम कर क्या रहे हो? कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, उससे सॉल्व कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नेट पे सॉल्यूशन देख लिया, हो गया काम। अरे भैया, नेट पे सॉल्यूशन देख लिया, नेट ने अलग तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन उस चीज का क्या कि जो तुम अपने मेथड से सॉल्व कर रहे थे, अपने मेथड से जो सॉल्व कर रहे हो, उस मेथड से क्यों नहीं सॉल्व हुआ? उस तरीके से क्यों नहीं सॉल्व हुआ? उसमें क्या फ्लॉ है? वो भी तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। क्योंकि एक्चुअली ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे या फिर तुम नॉर्मली सॉल्व करोगे किसी भी एग्जाम में, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम अपना मेथड अप्लाई कर रहे होगे, और अपने मेथड से तुम्हें जब अपने मेथड पे से सॉल्व कर रहे होगे, तो अपने मेथड में तुम्हारा राइट आंसर आना चाहिए। उसके लिए नॉर्मल प्रैक्टिस में जब तुम नॉर्मल सॉल्विंग करते हो ना, उस समय तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो तुम अप्लाई कर रहे हो कॉन्सेप्ट, उससे जो आंसर निकाल रहे हो, उससे आंसर गलत क्यों हो रहा है, वो तुम्हें मुझे सेंड करना पड़ेगा। जब तुम मुझे सेंड करोगे, तब मैं उसमें आइडेंटिफाई करके तुम्हें बताऊंगा कि ये मिस्टेक है, तुम यहाँ पर ये गलत कर रहे हो, या फिर अगर तुम अटक गए तो मैं उसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो उससे दो चीजें होती हैं कि या जब तुम कॉन्सेप्ट राइट अप्लाई कर रहे हो और तुम अटक गए हो, तो तुम्हें ये पता चल जाता है कि हाँ, इसके आगे मुझे ऐसे प्रोसीड करना चाहिए था। तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, कॉन्सेप्ट तो सही अप्लाई कर रही थी मैं। तो तुम श्योर हो जाते हो कि अगली बार जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करती हूँ वो राइट कॉन्सेप्ट अप्लाई करती हूँ। प्रॉब्लम कहीं आगे बढ़ने में है, वो धीरे धीरे रेक्टिफाई हो जाती है। पर अब जो तुम्हारा मेथड है ना, तुम जिस भी मेथड से सॉल्व कर रहे हो, वो मेथड क्यों रॉन्ग है या उससे आंसर क्यों नहीं आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग, सभी को बता रहा हूं मैं, अगर तुम लोग उस पर वर्क नहीं कर रहे हो ना, तो फिर तुम अपनी सेल्फ सॉल्विंग को मार रहे हो, मतलब खत्म कर रहे हो, जो कि तुम्हें इफेक्ट देगी एग्जाम में। ये तुम्हारा अपना मेथड ही नहीं है सॉल्व करने का। अपने मेथड पे तो वर्क करो। चीजें आसान थोड़ी ना होती हैं, उसको आसान बनाया हो जाता है। सिंपल, शुरू से तो मैंने बताया तुम लोगों को, यही सेम चीज शुरू से बता रहा हूँ। सॉल्यूशन अगर तुम देख रहे हो नेट पे, अगर देख रहे हो तो नेट पे सिर्फ आइडिया लो, और वो भी बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं है। अगर तुम सारे ही क्वेश्चन में आइडिया ले रहे हो, उसमें मतलब तुम्हारी मिस्टेक है। वो हर क्वेश्चन में थोड़ी ना आइडिया लेना है। जिस क्वेश्चन में बिल्कुल ही ब्लॉक हो कि इस क्वेश्चन में करना क्या है भाई, समझ ही नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन का आइडिया लेने के लिए तुम्हें इंटरनेट देखना है, नेट, कि उसमें वो आइडिया कौन सा यूज कर रहा है। बस मेजॉरिटी सारे क्वेश्चंस में थोड़ी ना होगा ऐसा कि तुम्हें आइडिया ही नहीं आ रहा। इतने सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो मेरे साथ, सब में आइडिया थोड़ी ना आता है। तुम्हें समझ में आता है ना क्वेश्चन देख के कि क्या अप्लाई करना है। तो जब तुम्हें ये समझ में आ रहा है बहुत सारे क्वेश्चन में कि क्या अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करके सॉल्व करो ना। वो क्यों नहीं कर रहे हो? वो दो दो वजह से नहीं करते हैं बच्चे, या तो आलस की वजह से,
और या फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। दोनों ही चीजें खराब है। बहुत सिंपल है। और तुम मैथ्स में, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि मैथ्स में तुम्हें, जो तुम मैथ्स में राइट फॉरवर्ड मेथड होते हैं, क्वेश्चन है इसमें, इसको इस फॉर्मूले से अप्लाई करके सॉल्व करूंगा या करूंगी, हो गया सॉल्व। उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये फॉर्मूला लगेगा या इसके अलावा कोई और लगेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं मैथ्स में कोई फॉर्मूला दूसरा। तो तुम जब सॉल्यूशन भी देख लोगे तो उसमें ये देख लोगे कि हाँ यार यहाँ पर मैं अटक गई थी, अटक गया था, उसके आगे क्या सॉल्व करना है। फिजिक्स में जो भी तुम्हें आइडिया आ रहा है उसको अप्लाई करके सॉल्व तो करो, आगे तो बढ़ो। उस सॉल्व करने के बाद तुम कहाँ अटक रहे हो वो वर्किंग, तभी तो तुम्हारा फिजिक्स इंप्रूव होगा, नहीं तो कैसे इंप्रूव होगा। अरे भैया, तुम लोग कब समझोगे ये चीज कि तुम लोग आईआईटी बनने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आईआईटीएन। अगर किसी का नहीं है आईआईटी बनने का शौक, एनआईटी बनने का भी है, कुछ और भी बनने का है, तो तुम लोग एक इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हो। और एक्सपेक्टेड पता है क्या होता है इंजीनियर से? इंजीनियर्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच अदर्स कैन नॉट। और आईआईटीएंस फेमस इसलिए होते हैं कि उनके सामने जो क्वेश्चंस लेके आते हैं वो किसी भी तरीके से उनके खुद के मेथड से, हुक और क्रुक से, कैसे भी करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब तक तुम्हारी वो एबिलिटी नहीं बनेगी, भूल जाओ कि तुम लोग कभी आईआईटी बन सकते हो। ये बेटर ट्रुथ है। और ये करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, अपनी हैबिट चेंज करनी होती है। हैबिट से ही तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आया इसका? हाँ सर। मिस्टेक समझ में आई तुम्हें अपनी? हम्म। ये चीज भूल जाते हो तुम लोग, ये मेजोरिटी बच्चे भूल जाते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, देखो, एक अच्छा इंजीनियर या एक गुड स्टूडेंट जो कि अच्छा परफॉर्म करता है, और एक पुअर स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, उसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है कि वो गुड स्टूडेंट जो है वो ये मान के सॉल्व कर रहा होता है क्वेश्चंस को, वो सबको बेवकूफ समझता है। मतलब जिनसे पढ़ रहा है, टीचर्स और वो अपने उनसे सबको, सबसे पढ़ता है वो, लेकिन वो बाकी सबको बेवकूफ समझता है वो। क्यों? उसको लगता है कि हो सकता है, वो बिलीव ही बहुत कम लोगों पे करता है। पहली बात, उसको ये लगता है कि मेरे जैसे किसी, उसको जब ये बिलीफ आ जाता है ना कि मेरे ही जैसे किसी स्टूडेंट ने आगे पढ़ के ये बुक लिखी होगी जिसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो हर चीज खुद से करने लगता है। और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद से करता है क्योंकि वो अपने मेथड से सॉल्व करना पसंद करता है, ना कि किसी दूसरे के कॉपीड मेथड से। और जब ये हैबिट बन जाती है ना किसी की क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की, तो इसमें तुम जितने अच्छे हो जाते हो उतनी ही इजीली तुम एग्जाम क्रैक करने लगते हो। चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स और मैथ्स दोनों में परफेक्शन लिए हुए टीचर स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, पर ये वही लोग होते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से आती है। ठीक है? तो तुम्हारी मिस्टेक ये चल रही है कि तुम जब क्वेश्चंस देखते हो ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद जो तुम्हें आइडिया आता है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके सॉल्व करने की कोशिश आप नहीं कर रहे हो। किसी भी रीजन से, अब वो तुम आइडेंटिफाई करो क्या रीजन है। किसी भी रीजन से तुम इस अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे क्यों जंप कर जा रहे हो, वो तुम्हारी मिस्टेक है। इस वजह से तुम फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, या तुम फिजिक्स में वो करोगे, पुअर परफॉर्म करोगे जहां भी। मैथ्स तो इजी है, मैथ्स में तो कुछ है ही नहीं। समझे? मैं सबको बता रहा हूँ ये चीज, मैं बहुत रिपीटेडली बोल चुका हूँ। मैं लगे तो मुझे देता है, डाउट सेंड करता है ना, तो मुझे सृष्टि सेंड करती है डाउट, बहुत कम सेंड करती है। और अशिका तुम भी सेंड नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी।
क्योंकि इसी से ही मुझे पता चल जाता है कि तुम लोग खुद से वर्किंग ही नहीं कर रहे हो। अरे भैया, ये मेमोराइजेशन वाला गेम नहीं है। ये अगर तुम्हें मेमोराइजेशन करना है तो लॉ के सब्जेक्ट्स लो, लॉ लो, थ्योरी लो, कुछ और लो। ये लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं है, ये क्रिएटिव वर्क है। क्रिएटिव वर्क फिजिक्स मोस्ट क्रिएटिव सब टॉपिक होता है, जिसमें तुम अपने कॉन्सेप्ट पर सीखते हो और उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना वो सीखते हो। मैं यहाँ क्लास में तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ इजीएस्ट वे में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में वो अप्लाई करके दिखाता हूँ, जिससे कि तुम एक्चुअली अप्लाई कर लो, अप्लाई करना सीख जाओ। उसके बाद तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि घर में जो तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है, उस टाइम में तुम मेजोरिटी टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करो। और क्वेश्चन सॉल्व करने में जो जो तुमने मुझसे सीखा है कि फॉर्मूले क्या है, मैं कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ स्टक हो रहे हो, वो मुझसे एडवाइस लो, पूछो कि सर मैं यहाँ पर क्यों अटक रही हूँ, कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, या मैंने पूरा सॉल्व कर दिया तो मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है। तभी तो तुम आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हारी मिस्टेक कहाँ पर है, जिससे कि तुम रिपीट नहीं करो उस मिस्टेक को। प्लस तुम में कॉन्फिडेंस, अगर तुम कहीं गलत कर रहे हो, मिस्टेक आइडेंटिफाई, सिली मिस्टेक की वजह से भी आंसर नहीं आ रहा हो, तो भी तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, कॉन्सेप्ट तो सही अप्लाई कर रही थी या कर रहा था, आंसर पे गलती हो गई क्योंकि सिली मिस्टेक सर ने आइडेंटिफाई कर दी। वो कॉन्फिडेंस भी तो जरूरी है, लाइफ में कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैं जो इम्प्लीमेंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेथड या कॉन्सेप्ट कि मैं ये अप्लाई कर सकती हूँ, तो कर ही नहीं पाओगे, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे इस डर से कि मेरा तो गलत ही होता है। 95% बच्चे तो इसी डर के मारे पढ़ते ही नहीं है। समझ रहे हो अश्का? हाँ सर। आज से कुछ दिन तक एग्जाम वगैरह भूल जाओ। एग्जाम जो तुम्हारा आने वाला है उसकी प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, वो करते रहो, लेकिन डेली 2 घंटा या 3 घंटा तुम फिजिक्स को दोगे और उसमें सिर्फ खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस। और जब तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और तुम्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर तुम्हारा आंसर नहीं आता है या तुम अटक जाते हो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद, तो तुम मुझसे डिस्कस करोगे कि सर ये इसमें मैं कहाँ पे अटक रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद भी मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। गूगल से सॉल्यूशन नहीं लोगे, समझे? हम्म। तब तो तुम फिजिक्स पे इंप्रूव करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। समझते क्यों नहीं हो यार तुम लोग ये सिंपल सी चीज। कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है चीजों को, इजी सी चीज है, क्वेश्चन देखना उसको सॉल्व करना खुद से। अरे भाई, अब ये बिल्कुल ऐसे ही ये चीज बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे साइकिल चलाना सबको आता है, पैडल मार के चलानी है बैलेंसिंग करके। अब बैलेंस करने के बाद लव्य है, जैसे लव्य साइकिल चला रहा है, सृष्टि साइकिल चला रही है, तुम साइकिल चला रहे हो। लव्य क्या है, लव्य सीट पे खड़ा होकर साइकिल चला रहा है बिना बैलेंस के, बोल के कि सर देखो मैं तो बिना हैंडल पकड़े साइकिल चला लेता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, तुम साइकिल का जो पीछे वाला वो है, क्या नाम है, पीछे वाला जो सपोर्ट होता है उसमें पैर रख के आगे वाली व्हील ऊपर उठा के चला रहे हो। भाई सबने साइकिल चलाना सीखा है ना, लेकिन सबका स्टाइल अलग है, समझे? तो सबका स्टाइल अलग है, पर ये स्टाइल तुमने खुद आइडेंटिफाई किया है ना सॉल्व करने का। अब मैं लव्य को भी गलत नहीं बोल सकता, भाई साइकिल तो चल रही है ना। और सृष्टि का भी अपना स्टाइल है। सृष्टि सिर्फ बोल के कि सर मैं वो आगे वाला जो वो होता है, आगे वाला जो पहिया है, पीछे वाला पहिया पूरा उठा के आगे वाले पहिए पे ही चला लेती हूँ। तो सबका स्टाइल अलग है ना। तीनों के तीनों तीनों साइकिल चला रहे हो, मुझे साइकिल चलाने से मतलब है, तुम तीनों साइकिल चला रहे हो लेकिन तीनों का स्टाइल अलग है। सीखा तुम लोगों तीनों ने साइकिल चलाना था, लेकिन अब उसको किस तरह से चला रहे हो तुम्हारी मर्जी है। और अगर तुम ये देख के सेटिस्फाई हो जाओगे कि यार साइकिल चल नहीं रही, नेट पे देखा वो पैडल मार के चला रहा है, हाँ चल गई साइकिल, अब ट्रक चलाना सीखते हैं, वो गड़बड़ है ना। वो तुम कहाँ साइकिल चलाना सीख रहे हो?
ठीक है, समझ गए होगे क्रक्स, है ना? हाँ सर। हम्म। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सी इजी चीजें हैं। तुम लोगों के साथ ये होता है कि इतने सारी चीजें होती है, तुम्हारे साथ ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। अरे यार वो एग्जाम भी आ रहा है, इधर वाला एग्जाम भी आ रहा है, उधर वाला एग्जाम भी आ रहा है, सर ने भी एक एग्जाम अपलोड कर दिया है, इतना सारा बर्डन कैसे हैंडल करूं मैं? तो मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, फटाफट सॉल्यूशन देख लेती हूँ या देख लेता हूँ उसका गूगल पे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम अभी यहाँ पर देख लिया वैसे ही मैं एग्जाम में भी कर दूंगी नहीं, साइड में रखो। अगर तुम्हें फिजिक्स वगैरह में दिक्कत हो रही है, सब साइड कर दो, एग्जाम वैग्जाम सब साइड कर दो, अभी तुम लोगों के पास 5-6 महीने हैं। और एलएन की टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज जो भी है सब साइड कर दो, पापा को बोल दो मैं नहीं दूंगी टेस्ट। इंपॉर्टेंट राइट नाउ, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम फिजिक्स में अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो फिजिक्स पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भले ही तुम्हें पूरा वीक लगे, अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए कर लो, अभी टाइम है बहुत। और इस पर सीरियसली वर्क करो, इस चीजों को नेग्लेक्ट मत करो। और इसमें तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए वो मुझसे लो। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये तुम लोगों को अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा लव, एक क्वेश्चन बताओ, आया आंसर आया इसका? सर एम एच कॉट थीटा बाय एम माइनस एम आ रहा है। माइनस में आ रहा है? मतलब अच्छा। बताऊँ मैंने कैसे करा। हम्म। तो उसका जो बेस होगा वो तो एच कॉट थीटा होगा। और ठीक है। और, और जो ब्लॉक जब आगे जाएगा हम्म। तो ये पीछे कुछ एक्स से डिस्प्लेस होगा। जब ये अच्छा। एक्स, हाँ तो ये एक्स से डिस्प्लेस होगा। तो जब ये एक्स से डिस्प्लेस हुआ तो ब्लॉक एच कॉट थीटा माइनस एक्स से डिस्प्लेस होगा। अच्छा। और एज ए इसको सिस्टम देखे तो आपने बताया था अगर वो रेस्ट पे हुआ तो आरसीएम जीरो लेना है। हाँ तो बस वही मैंने x1 और वो पुट कर दिया बस। हाँ, तुमने मुझे लगता है वो नहीं लिया सही से, डायरेक्शंस में गड़बड़ी कर दी है। क्योंकि देखो, डायरेक्शंस में गड़बड़ी कर दी है, एक डायरेक्शन तुम्हें पॉजिटिव लेना था और दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव लेना था, उसी में गड़बड़ हुई है। या प्रोसेस तो ठीक है तुम्हारा, मैं चेक कर लूंगा अभी। अच्छा अशिका, अशिका देखो इधर आ क्वेश्चन। गया। आ गया। अशिका ये क्वेश्चन देख रहे हो? हम्म। इस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ लिया ना तुमने क्वेश्चन को? हाँ सर। अब मुझे बताओ कि इसमें तुम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। चिंता मत करो, तुम सब लोग आपस में दोस्त ही हो। जो प्रॉब्लम एक स्टूडेंट फेस करेगा वो लगभग सभी की प्रॉब्लम होती है। बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में आ रहा है? अच्छा पहले मुझे ये बताओ शिखा कि क्वेश्चन क्वेश्चन से तुम समझ क्या रहे हो? क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगी ना अच्छे से। तो मैं जो भी समझ में आया क्वेश्चन देख के वो बताओ क्या समझ में आया। वही डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है किसका? उस वेज का। और हो क्या रहा है सिचुएशन में? ठीक से बताओ शुरू से। वो उस सरफेस से उस मास को रिलीज कर रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है जब वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पहुंच जाए। हाँ, स्मॉल एम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे पहुंचता है। करेक्ट, क्वेश्चन समझ में आया है। अच्छा अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम करोगे क्या, वो बताओ, जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है वो बताओ।
मुझे ये बताओ कि तुम इसमें मेजर कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करोगे जो यहाँ यूज होना चाहिए। अच्छा सृष्टि, यस सर। तुम्हें अगर समझ में आ रहा हो कि तुम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे सॉल्व करने के लिए, तुम भी बता सकते हो। सर इसमें m1 x1 माइनस कैपिटल m1 x2 अपॉन m1 प्लस कैपिटल M x सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे। एक्स सेंटर ऑफ मास। अच्छा ये तो ठीक है, तुम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हो। ये अच्छा फिर उससे करोगे क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल के? तुम लोग हमें वेट का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। नहीं, अल्टीमेटली स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होगा? स्मॉल एम का तो डिस्प्ले जब स्मॉल एम ऊपर से लेके नीचे गिर रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो h cot थीटा हुआ ना। यस फिर जीरो कैसे हुआ? तुमने कॉन्सेप्ट तो सही पकड़ा है। इसका मतलब देखो आशिका, तुम नहीं बता पा रहे हो ना, और सृष्टि भी आधी चीज बता पा रही है। तुम लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाए वाला जो मैंने पहले बताया था। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन याद है तुम लोगों को? सृष्टि ने बोला, आशिका बताओ तुम्हें क्वेश्चन याद है? हाँ सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने किया क्या था? सामने दिख रहा होगा तुम्हें, देख के बताओ मैंने किया क्या था, या अगर तुम्हें याद होगा तो बताओ। इतना टाइम क्यों लग रहा है? और अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम लोगों ने उस समय मुझे रोका क्यों नहीं? डरते हो क्या तुम लोग उससे? है सृष्टि, डर लगता है क्या? याशिका डर लगता है क्या? मैं तो कोशिश करता हूँ कि फ्रेंड की तरह रहूं तुम लोगों के साथ, तभी तो तुम लोग रोक पाओगे मुझे। मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट किया करो, सर की तरह नहीं कि सर डांटेंगे, और अगर हो भी गया तो क्या है, मैं डांटता थोड़ी हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड की तरह ट्रीट किया करो, क्योंकि जिससे कि तुम जब फ्रेंड्स में आपस में बात करते हो तुम लोग बहुत अपने जितने भी डाउट्स होते हैं फ्रीली पूछ पाते हो ना, या कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया वहां पर रोक पाते हो। जब तक तुम वैसे नहीं रहोगे ना मेरे साथ, तुम लोग फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे क्लास को। अब देख लो, मुझे बता ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, कितनी खराब बात है। इसका समझ में नहीं आया था ना ये? आधा आया था। पूरा समझने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने, और तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे भैया, अगर आर्ची ने आंसर दे दिया, लव्य ने आंसर दे दिया, तो कोई दिक्कत तो उनको समझ में आ गया, तुम्हारी भी तो ड्यूटी है। जरूरी थोड़ी ना है कि हमें भागना है, मैं भाग के आगे कहाँ जाना है हमें। इस क्वेश्चन को जब जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। भागना थोड़ी ना है,
अगर तुम मुझे बोलोगे कि सर सिलेबस कंप्लीट करा दो, मैं एक वीक में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा भागता हुआ बहुत तेजी से। क्या करोगे? क्या 6 महीने बचे हुए तुम्हारे पास, और तुम उस 6 महीने में तुम्हें जितनी क्रिस्टल क्लैरिटी ले सकते हो क्वेश्चन सॉल्विंग की वो करना है। वो है मेरा एम तुम लोगों के लिए, जिससे कि तुम अच्छी से अच्छी रैंक ले पाओ। मुझे रिजल्ट्स निकालने हैं। अच्छा तुम लोगों को, अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को ये समझ, अच्छा लवे तुम बताओ फिर, लवे हमने यहाँ पर किया क्या था बताओ। सर हमने इसमें भी सेम चीज करी थी कि हमने पहले दोनों की कुछ डिस्प्लेसमेंट अज्यूम कर लिया था, एक मैन का, तो हम्म मैन को पॉजिटिव मान और ब्लॉक को पीछे मान लिया। हम्म इसका रिलेटिव वेलोसिटी मैन का ड्यू टू, वो तो 10 मीटर होगा क्योंकि वो 10 मीटर ही चलेगा, फिर हम्म। उसका रिलेटिव वेलोसिटी का वो कॉन्सेप्ट लगा के रिलेशन निकाला, फिर इसमें भी इसको सिस्टम माना तो वो जीरो ही होगा, तो बस वही डिस्प्लेसमेंट निकाल के वन नहीं एक्स नहीं नहीं लवे, मुझे ऐसे बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में तुम्हें एक लाइन में बताना है, वन वर्ड में, एक छोटे सेंटेंस में, कि कौन सा मेजर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो तुम क्या बोलोगे? आर सी एम इज इक्वल टू जीरो। हाँ, समझे सृष्टि और आशिका? इस प्रॉब्लम में देखो ध्यान से सुनना, आशिका भूल जाओ अगर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आई है, पर फ्यूचर में याद रखो, जब जब तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है, दोनों को बता रहा हूं मैं, सृष्टि और आशिका दोनों को, भले ही आर्ची है वो, देखो ये आर्चिस मैन है या लव्य है, ये लोग पूछ लेते हैं डाउट्स अगर कहीं पे नहीं आता है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है मुझे वहीं पे रोकना, और फिर उसके बाद जब तक वो समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना, भले ही क्लास पूरी निकल जाए उसमें। ठीक है, समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन, इसको देखना, अशका समझ में आ रहा है? ओके है? हाँ सर। आगे आगे से नहीं होना चाहिए ये चीज जो मैं आज समझा रहा हूँ, और सेम चीज मैं सृष्टि को भी बता रहा हूँ, सृष्टि तुम भी नहीं बता पाई हो, ये आगे से नहीं होना चाहिए। Yes. देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा लवे, अपन लोग वैसे करके बात करेंगे तो तुम मुझे बताना, देखना। देखो अशका और सृष्टि, यहाँ पर सिंगल मेजर कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो है ये कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। करेक्ट? ये इसका कॉन्सेप्ट है। ओके अशिका, सृष्टि? हाँ सर। अच्छा अब लव्य मुझे ये बताओ कि हम ये जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट जीरो ले रहे हैं, ये ले क्यों रहे हैं? क्योंकि कभी भी अगर कोई बॉडी मूव करे तो उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज नहीं होता, वही पाथ फॉलो करता है जो करता है। कब? वो सिचुएशन की होती है। तो ये भी अटक गया। सिचुएशन के मतलब ये तुम किस सिचुएशन में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जीरो, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा? तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है? बॉडी रेस्ट पे और सिस्टम रेस्ट पे। अच्छा इनिशियली रेस्ट पे था हम्म। तो वो जीरो रहेगा। और इन दोनों में फोर्स तो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट ही तो लग रही है। हाँ, कॉन्सेप्ट ये है इंपॉर्टेंट कि जब किसी भी सिस्टम ऑफ मास पे एफ नेट फोर्स जीरो होता है, तो उस केस में जब एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जब जीरो होता है तो मतलब तो सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास पर ही लगती है ना, सिस्टम के पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब सिस्टम पहले जिस सिचुएशन में था वह अभी भी उसी सिचुएशन में रहेगा, क्योंकि जब फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है।
तो सेंटर ऑफ मास पर जब नेट फोर्स 0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है ना, तो इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 लेते हैं। पर उसके लिए रिक्वायर्ड सिचुएशन, प्री रिक्वायर्ड सिचुएशन ये है कि जो नेट फोर्स है ना वो सिचुएशन में 0 रहना चाहिए। ओके, आशिका, सृष्टि, समझ में आया? यस सर। अब तो नहीं गलती होगी वाली? आशिका अभी भी नहीं बोल रही। आशिका आ गया सर। आ गया ना? तो इसमें हमने क्या किया था, क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई किया, और फोर्सेस 0 क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जब मैन प्लैंक के ऊपर चल रहा है तो मैन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, और प्लैंक और ये जो बॉटम सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, इन्होंने बोला है फ्रिक्शन लेस सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। तो मैन और प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है, प्लैंक मैन के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाता है, और मैन प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाता है। इक्वल एंड अपोजिट होती है क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। तो ये आपस में, अब जब हम मैन और प्लैंक को सिस्टम ले रहे हैं तो दोनों की जो फोर्सेस है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी नेट्स। तो इसीलिए इस सिस्टम ऑफ मास पर नेट फोर्स 0 है। अब ये जब मैन ने मूव करना चालू किया था उससे पहले ये सिस्टम रुका हुआ था। तो जब नेट फोर्स 0 है, एक्सेलेरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, क्योंकि एफ नेट 0 है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, वेलोसिटी 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा सेंटर ऑफ मास का। यानी कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, भले ही इंडिविजुअल प्लैंक और मास डिस्प्लेस हो गए, मूव कर गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं की वहीं रहेगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ओके, आशिका समझ में आया? हाँ सर। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने अज्यूम किया कि प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट की तरफ हो रहा है, एक्सपी, और मैन, क्योंकि हमें बताया हुआ है मैन लेफ्ट से राइट पहुंच जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, मतलब जब हम प्लैंक को रोक देते हैं इमेजिनरी, तो मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक 10 मीटर मूव करता है, क्योंकि वो अपोजिट पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो इसलिए मैंने अज्यूम किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इज टुवर्ड्स लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज टुवर्ड्स राइट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक 10 मीटर है राइट में, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स एम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ माइनस एक्सपी, क्योंकि एक्सपी का डायरेक्शन लेफ्ट है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है। दिस इज इक्वल टू 10। अब ये इससे मैंने रिलेशन बनाया। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे पता है कि एक्स सेंटर ऑफ मास इज 0 है, यहाँ पे एक्स सेंटर ऑफ मास पहले निकाल लेता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ स्मॉल एम, मास ऑफ कैपिटल एम इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस मास ऑफ प्लैंक इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव लिया है मैंने क्योंकि उसका लेफ्ट में हो रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो ये सेकंड रिलेशन बन गई मेरी। मेरे अब फिर उसके बाद जो मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन वो था, मैन था, उसको मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक के टर्म्स में लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन से, और मेरे पास आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा टाइम लो, 5 मिनट 3-4 मिनट, और इसको ऑब्जर्व करो, और इसमें देखो कि ये चीज तुम्हें अच्छे से क्लियरली समझ में आई क्या नहीं। अशका स्पेशल तो मैं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सृष्टि ने मुझे ये बता दिया था कि सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सर, और सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद सॉल्व करेंगे, लेकिन उसने ये नहीं बताया था सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ऑब्जर्व कर लो इसको अच्छे से। समझ आ गया सर। समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़े।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो सेम चीज हो रही है कि नहीं, बस वो ब्लॉक है वो इधर सरक रहा है नीचे की तरफ। हो रही है। हाँ सर। यहाँ पर भी नेट फोर्स आइडेंटिफाई करो, 0 है कि नहीं, है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही होगी स्मॉल m के ऊपर और वेज के बीच में, दोनों ने आपस में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर भी क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है ना। क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। तुम यहीं पर ही चुप हो जाते हो। यहाँ पर ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा क्या, इसमें कोई डाउट हो रहा है कि फोर्स नेट फोर्स 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 क्यों है। नहीं सर, समझ आ गया। समझ में आ गया। तो इस सिचुएशन में भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। तो क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन निकाल के एक्स सेंटर ऑफ मास एज्यूम कर लो, इसका m का x1 है डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल m का राइट में डिस्प्लेसमेंट h cot थीटा हुआ है विद रेस्पेक्ट, इसका विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड x2 मान लो स्मॉल m का हॉरिजॉन्टल में, और स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू वेज h cot थीटा हुआ है फॉरवर्ड में, क्योंकि ऐसा है ना। तो क्या सिमिलर वे में एक्स सेंटर ऑफ मास की रिलेशन निकाल देता हूं पहले मैं, स्मॉल m इंटू x2 माइनस कैपिटल M इंटू x1 डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये है तुम्हारा रिलेशन, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m प्लस m2। अब इसको पहले की तरह रिलेशन निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हें 0 पुट करना है। ये बिल्कुल पहले की तरह का क्वेश्चन है, ट्राई करो, कहीं अटक जाओ तो मुझसे पूछना। आ गया आंसर। सृष्टि का तो आ गया, बताओ तुम बताओ इसका। परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, फोर्स करो ब्रेन को, ब्रेन बहुत हीट होता है हमारा, पता है। हमसे जो चीज आसानी से नहीं होती ना, हमें फोर्स करना पड़ता है उसको करने के लिए, फिर उसको आदत पड़ जाती है, फिर उसी में एंजॉयमेंट ढूंढ लेता है हमारा ब्रेन। हो गया सर। हुआ कि नहीं, सही आराम नहीं हो पाया तो मैं बताऊं, नहीं, हो गया। देख लो। तो रूट कॉज ये है शिका और सृष्टि दोनों, पहले तो कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझो। जैसे मैं समझाता हूँ, मैं बहुत क्लैरिटी समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर मुझसे कुछ चीज मिस होती है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है मुझे वहीं पे रोक के पहले कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना। कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से समझो। और फिर उसके बाद जब तुम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व अपने कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट तुमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लोग बहुत शॉर्टकट देंगे तुम्हें, ऊट पटांग शॉर्टकट्स भरी पड़ी है चीजें शॉर्टकट्स देने की सबके, लेकिन इसलिए तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सक्सेसफुल नहीं होते। तरीका ही नहीं पता है यार पढ़ाने का, पढ़ने का। तो x2 इज इक्वल टू h cot थीटा माइनस x1।
ये वैल्यूज पे पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन कर लो, ये वाला एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। वैसे आज रोटेशन स्टार्ट करने वाला था मैं, तो कोई बात नहीं, आज ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, मैं लीस्ट थिंग ये चाहता हूँ कि तुम लोग मुझसे डरो, तुम लोग मुझसे मत डरो, ज्यादा अच्छी चीज है। मुझसे डरना तो कभी भी मत। जितना तुम मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हो ना, उतना अच्छा है। जिससे कि तुम अपने, उसका रीजन ये है कि तुम अपने डाउट्स जो है ना क्लियरली पूछ पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स जब, मतलब जब तुम किसी आपस में दोस्तों से भी अगर तुम लोग डिस्कस करते हो तो वो भी अच्छी बात है। क्योंकि जब तुम लोग डिस्कस करते हो तो वो दोस्त जो होता है वो अच्छे से समझा देता है। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम लोग है ना एक्चुअली चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, चीजें क्या है। नहीं तो एडवांस क्रैक नहीं कर पाओगे कभी। बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर ये पढ़ाई। और हर साल बच्चों की प्रॉब्लम यही रहती है, हर साल का काम है। सर मार्क्स नहीं आ रहे, यही चीज बताता हूँ मैं हर साल। फिर उसके बाद मार्क्स बढ़ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर ये तो क्या जादू हो गया। जादू वादू कुछ नहीं होता है, मिस्टेक होती है पढ़ाई में, वे ऑफ स्टडी में। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मतलब दो ही रूल है, गोल्डन रूल जो तुम्हें करना है। कॉन्सेप्ट को समझो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो उसको रिपीटेडली पूछो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन जब फिर उसके क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट तुमने सीखे हैं उनको अप्लाई करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। शुरू में नहीं सॉल्व होगा आसानी से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं सॉल्व होगा खुद से, नहीं सॉल्व हो रहा है, लगे रहो। अपना जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उससे लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं सॉल्व हो रहा है, पूछ लो सर से। ये करते करते अपने आप सॉल्व करने लगोगे। स्लोली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और फिर तुम मास्टरी ले लेते हो सब्जेक्ट में। ये जो गूगल चैट जीपीटी और ये सब जो आ रहा है ना, एआई वगैरह, ये ह्यूमन बीइंग की जो खुद की स्किल्स है उसको ब्लॉक कर रहा है। मुझे पहले ही मेरे जो प्रोफेसर है वो बता चुके हैं। मेरी जो बात होती है ना उनसे, अपने आईटी प्रोफेसर कॉलेज के, वो बोलते हैं कि मयंक, हम तुम लोगों का जो बैच था और हम लोग अब जो प्रेजेंट बैच आ रहे हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। कमजोर है वो बच्चे। आईआईटीज में भी जो है ना, जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो इजी सेट किया जा रहा है, नहीं तो लाइन से फेल हो रहे हैं लोग। क्यों है ऐसा? क्योंकि तुम जितना रिलाई करोगे ना टेक्नोलॉजी पे, उतना तुम अपने आप को डम बना लोगे।
ये वाला पार्ट कैसे करोगे? ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया था क्लास में ऐसे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पता नहीं तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिमिलर क्वेश्चन है इसकी तरह, जो मैंने एक क्वेश्चन पहले करवाया था, ये इसकी तरह। अरे सेम क्वेश्चन है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये इसकी तरह बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। अब अगर तुम लोगों से सॉल्व हो रहा है ये अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो पिछला वीडियो देखो, मैंने यूट्यूब उस पर क्लास पे वो है, ऐप में पूरे अपलोडेड है, पिछले क्लास का वीडियो देखो, उससे आइडेंटिफाई करो कि कैसे सॉल्व हुआ है। अगर उसमें मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है और तब भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे डाउट में पूछो कि सर क्यों सब ये इसमें क्या हुआ है, फिर सॉल्व करो और फिर उसके बाद आंसर लेके आओ। ठीक है अश्का, आज तुम यही करोगे फिजिक्स में, ठीक है? अशिका और सृष्टि दोनों, ये बहुत जरूरी है ये प्रैक्टिस। चलो फिर एंड करते हैं। ये बहुत जरूरी प्रैक्टिस है अशिका, इसको नेग्लेक्ट मत करना। और ये बहुत गलत काम कर रहे हो तुम जो इसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, बहुत क्यों कर रहे थे पता नहीं तुम लोग, ऐसे मत किया करो भाई, ये बहुत डिट्रीमेंटल प्रैक्टिस है, ये बहुत गलत प्रैक्टिसेस है जेई के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो एससी वो हो। देखो सीबीएसई और वो दोनों सेम ही है, दोनों में क्वेश्चन सॉल्विंग है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया है तो तुम उसको करोगे कैसे? बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन ही तो डिफरेंट है, सीबीएसई तो और इजी है। तो कॉन्सेप्ट को समझो और नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो। और अगर तुम ये नहीं मतलब तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर मुझसे क्लियर करोगे, सर कॉन्सेप्ट तो अप्लाई कर रही होगी लेकिन इसके आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, मैं हिंट दूंगा ना। और हिंट भी अगर हिंट की बात सॉल्व करने पे अटक गए तो फिर मुझसे पूछो, लेकिन गूगल की हेल्प मत लो। अब गूगल की हेल्प लेने से तुम्हारा काम नहीं हो रहा है कि गूगल की हेल्प वगैरह लेने से मैं सिर्फ तुम्हें आइडिया लेने के लिए बोला था, लेकिन तुम कंप्लीटली उस पर रिलाई करने लगे हो, सेल्फ सॉल्विंग बंद कर दी है। ये नुकसानदायक है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पिछली क्लास में मैंने तुम्हें समझाया और ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आया, फटाक से बता देते ये वाला। और तुम्हारी ड्यूटी थी, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया था तुम उसको क्लास से पहले एक बार वीडियो देख के देखो, क्लियर करो, प्रोएक्टिवली काम करो भाई, प्रायोरिटीज बनाओ अपनी, समझो। और तुम प्रायोरिटीज अगर सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो तुम डिस्कस करो मुझसे, ठीक है? नहीं तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ओके चलो एंड करते हैं, है ना? थैंक यू। बाय बाय।